4 मैच खेला PSL के पहले साल, जिसमें 4 मैच में मेरी 2 बैटिंग आई थी, जिसमें एक में, और वो भी 7वें 8वें नंबर पे, 7वें 8वें नंबर पे, जिसमें 2 मैच में एक में मैं नॉट आउट रहा, जिसमें एक ही बॉल खेली मैंने, और एक में मैं जल्दी आउट हो गया था। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद वो मुझे कम एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि 2 साल फिर मैं बेंच पे बैठा रहा, बिल्कुल मायूस होकर छोड़, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा। और जाहिर सी बात है, अब ये आपका ब्रेड एंड बटर ही है ना, आपको अब शौकिया तो नहीं खेल रहा एक प्रोफेशन में आके। तो अब उसमें यही था कि हर साल आपके छुरी लड़की भी आपने परफॉर्मेंस देनी है, तो आपको अगले साल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। हम कहते हैं ना, टाइम होता है कि यार बिल्कुल सही है, आप लगे वो तो। और आई थिंक जितने प्लेयर्स हैं सबका एक टारगेट होता है कि यार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, अपने मुल्क के लिए खेलना। इन द एंड गोल तो यही है ना। मैंने पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे रहा, और कराची से मैंने टॉप करा, मैंने 695 रन करे। अच्छा, ये सीनियर डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस बता रहा हूँ मैं सही। मुझे था चलें इस साल मैं शायद कराची से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल जाऊं। आई थिंक कंपटीशन रहना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन। अब तो डिपार्टमेंट दोबारा रीओपन हो गए, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि अब क्रिकेट देखें ना, क्रिकेट काफ़ी हो गई है, तो इट्स गुड फॉर एवरीवन के भाई हेल्दी कंपटीशन आप रखें। जो ऑलरेडी डोमेस्टिक खेलते हुए गए हैं वो T20 देखें बेहतर खेल रहे होंगे, और जो सिर्फ T20 खेल के टेस्ट क्रिकेट में है वो आपको पता लग जाएगा कि 4 या 5 मैच की बात है। आई थिंक उसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। वाली फिल्म है ना, वो अज्जू तेरा बल्ला बोलेगा। तो मैं भी हमेशा ये कोशिश करता हूँ, प्लेयर नहीं सोचता, देखें फिर वो बात सोशल मीडिया पे देखें उस प्लेयर की फैमिली भी है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ फैमिली को मे भी हर्ट कर रही हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आम आदमी हाजिर है आम आदमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, आज जो हमारे गेस्ट हैं ये एक करंट क्रिकेटर हैं, और पाकिस्तान अंडर 19, डोमेस्टिक क्रिकेट और PSL ये सारी चीज़ें ये खेल चुके हैं। स्पेशलाइज्ड विकेट कीपर के तौर पे ये खेलते हैं। नाम है इनका सैफुल्लाह बंगश। सैफ से हम बात जो आज करेंगे वो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर हमारे क्रिकेट का क्या है इस हवाले से होगी, इनकी अपनी अर्ली लाइफ के हवाले से होगी, और इनके आगे फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, फ्यूचर में क्या करने के लिए जा रहे हैं। तो इस हवाले से हम सैफ से बात करेंगे, एंड आई होप कि सैफ से जो हमारी आज की ये कन्वर्सेशन होगी ये आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगी। तो आइए बगैर किसी डिले के चलते हैं और सैफ से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैफ। वालेकुम सलाम कशिफ, क्या हाल है आपके सैफ? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं ठीक है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, और बहुत शुक्रिया सैफ यार कि आपने इतना अपने स्केड्यूल से टाइम निकाला। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है, अभी ऑफ एयर हम बात भी कर रहे थे कि मतलब क्या क्या असाइनमेंट्स होते हैं, और आप लोगों का ज़्यादातर काम जो है वो शहर से बाहर होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल, और आप आए यहाँ पे। तो सैफ यार, स्टार्ट बिल्कुल इस तरह करेंगे कि यार चलेंगे हम इस तरीके से कि पूछेंगे आपसे आपकी अर्ली लाइफ के बारे में, ठीक है? तो वैसे हमारा फॉर्मेट भी होता है, मतलब एक कैजुअल तरीके से लेके चलेंगे, हमें कोई बीच में जो है ना वो फॉर्मल बात ही नहीं करनी है, ताकि चीज़ें अंदर से बाहर आए, दिल से निकले। तो सिर्फ अपनी अर्ली लाइफ के बारे में बताओ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या हुआ, क्रिकेट में आना हादसाती हुआ या शौक की वजह से हुआ? ठीक है। अच्छा, अर्ली लाइफ आपको पता है कराची के लड़कों का स्ट्रीट क्रिकेट होती है, गली कुछ खेल रहे होते हैं, तो बस इसी तरह छोटे थे, बचपन में टेप बॉल खेलते थे। बस एक समर कैंप लगा AO के नाम से। अच्छा, ये कौन से साल की बात है? ये तकरीबन 2005-6-7 की बात है, तकरीबन 7-8 की बात है। तो आपको पता है कि वो समर कैंप लगते थे 2005-6 नहीं, सॉरी 2002-3 की बात है तकरीबन। तो बस AO असगर अली शाह में लगते थे, तो डॉक्टर असगर अली शाह मरहूम होते थे। तो बस अब्बू के साथ चले गए, जून जुलाई का समर कैंप लगा, वहाँ 2 महीने करे। फिर वहाँ जब इनामात मिले कि गवर्नर सिंध और आपके शतुल बाद होते थे उस वक्त, नेमतुल्लाह आपके आई थिंक सिट वो होते थे, नाजिम होते थे। हाँ। तो बस वो शुरू हुआ, खेलते रहे। उस वक्त भी ऐसा शौक ही खेल रहे थे, ऐसा कोई पैशन नहीं था। आपको पता है वो अर्ली एज में एक शौक होता है, उस वक्त इतना नहीं सोचा था कि उसको करियर बनाएंगे या क्या करेंगे। फादर की बहुत सपोर्ट थी शुरू से, टाइम देना, उस वक्त ले जाना, क्योंकि मेरे फादर खुद रिटायर ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट PWD में थे, तो टाइम निकालते थे, बाइक पे उनके साथ जा रहे हैं। अच्छा। बड़ा एक मज़ा आता था, आगे किट बैग रखा हुआ है। फिर 2005 में मैंने कस्टम क्रिकेट अकेडमी ट्रायल दिए। अच्छा। वो थे अंडर 17 के ट्रायल। अच्छा, मेरी एज उस वक्त थी 9 या 10 साल। तो अब छोटा सा बच्चा, वाइट हेलमेट, सस्ता सा वाइट हेलमेट नहीं तो प्लास्टिक, और मतलब ऐसे जा रहे हैं। तो एक दो कोचेज हैं, उन्होंने कहा बॉल लग जाएगी इनको, नहीं आप। तो मेरे वालिद साहब ने कहा नहीं खेलने दें। तो खैर मैं वहाँ खेला, बहुत अच्छा खेला, उनको पसंद आया। तो वहाँ फिर कस्टम वालों ने मुझे एक ऑफर दी कि यार आप कस्टम क्रिकेट अकेडमी में एडमिशन लें। अच्छा। उस वक्त उनकी मंथली फीस
650 रुपये होती थी 650। ओके। मेरे भाई साहब ने कहा भाई ये ज़्यादा है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। उन्होंने कहा हम हाफ कर देंगे। तो बस वहाँ से फिर वो एडमिशन हुआ, फिर कस्टमर क्रिकेट अकेडमी से अपनी क्रिकेट को थोड़ा सा प्रोफेशनली उसमें लाया। उनके 2-4 टूर थे। 2006 में मैंने अंडर 14 का उनका दुबई का टूर करा, श्रीलंका का टूर करा। फिर 2011 में थोड़ा सा मैं डोमेस्टिक उसमें आया, अंडर 19। हमारे यहाँ 7 जोन है कराची के। अच्छा। तो बस वो डिस्ट्रिक्ट वगैरह खेली, तो बस ये कारवां चलता रहा। तो ये अंडर 19 भी जो आप बात कर रहे हैं कि ये अंडर 19 भी डोमेस्टिक अंडर 19 थी? बिल्कुल ऐसे हमारे, मैंने आपको बताया ना जैसे कराची के 7 जोन है, मेरा ताल्लुक जोन 1 से। मैंने अपनी क्रिकेट स्टार्ट करी। अच्छा। तो आप डिस्ट्रिक्ट की टीमें बनती हैं, डिस्ट्रिक्ट में आप परफॉर्म करते हो, फिर सीनियर डिस्ट्रिक्ट होती है, देन उसमें परफॉर्म करोगे तो आप पाकिस्तान के लिए एलिजिबल होते हो अंडर 19 वगैरह के लिए। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप था। तो बस वो अंडर 19 बता रहे हैं, खेलते रहे अंडर 19, वहाँ परफॉर्मेंस दी, देन फिर पाकिस्तान अंडर 19 के लिए सिलेक्ट हुए। अच्छा। तो ये जो पाकिस्तान अंडर 19 के लिए जब आपकी सिलेक्शन हुई थी, ये कौन सा साल था? 2012 का पाकिस्तान अंडर 19 का मेरा पहला टूर था। अच्छा। साउथ अफ्रीका का टूर था। सही। उससे पहले मैंने रीजन, कराची रीजन से मैंने रिप्रेजेंट करा था। तो कराची रीजन से मैंने टॉप किया पूरे पाकिस्तान में, एज अ बैटिंग में भी और विकेट कीपिंग में भी। तो मैं सिलेक्ट हुआ, मुझे कोई मतलब अंदाजा नहीं था कि मतलब ये होता ना पहले साल पाकिस्तान अंडर 19, क्योंकि हम इसको कहते हैं पाइपलाइन, कि आप एक पाइपलाइन में आ गए। तो उस टूर पे बाबर आजम भी थे। अच्छा। समी असलम थे, उमर वहीद, काफ़ी नाम थे। तो हमारी ट्राइनेशन एक सीरीज थी साउथ अफ्रीका में, जिम्बाब्वे भी थी साउथ अफ्रीका। तो 2012 में मैंने वो टूर करा साउथ अफ्रीका का। तो वहाँ से फिर अंडर 19 का एक कारवां स्टार्ट हुआ। मैं 3 साल पाकिस्तान अंडर 19 खेला, और 2014 का फिर मैंने वर्ल्ड कप भी खेला अंडर 19 का। अच्छा, उस वर्ल्ड कप में जो 2014 वाला आपने वर्ल्ड कप खेला था, आपके साथ ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तानी टीम के कौन कौन से ऐसे लोग थे जो शेयर कर रहे थे? हाँ, 2014 या 15 था मेरा ख्याल है वो। हमने उसमें समी था, जफर गौहर था, अपने जियाउल हक था, सऊद शकील था, इमाम था। अच्छा। क्योंकि बाबर का वो लास्ट ईयर था, तो मेरा जब बाबर 2013 वाला वर्ल्ड कप खेला था, 2013 वाले वर्ल्ड कप में मैं नहीं था। अच्छा। मेरा वो वर्ल्ड कप मिस हुआ था, फिर मैंने दोबारा परफॉर्मेंस करके दोबारा कम बैक करा। तो उस वर्ल्ड कप में बाबर नहीं था, क्योंकि वो बाबर का आखिरी साल था। तो हम रनर अप रहे थे उसमें। अच्छा। हम लोग साउथ अफ्रीका से हारे थे फाइनल दुबई में हुआ था। सही। तो क्या लगता है सैफ आपको कि ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट जैसे आपने स्टार्ट की, और हर आने वाला डोमेस्टिक से ही शुरुआत अपनी ले रहा होता है मोस्टली, तो डोमेस्टिक क्रिकेट ने आपकी क्रिकेट में जो अंडर 19 में आपकी सिलेक्शन हुई या आगे आप और भी गए, तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से कितनी हेल्प मिली? मतलब आपने अपने आप को कितना पॉलिश किया डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए? आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, मैं अंडर 19 के बाद फॉरन डोमेस्टिक क्रिकेट इसलिए खेला कि 2014 में उस वक्त डिपार्टमेंट क्रिकेट भी होती थी। तो मैं SSGC से ग्रेड 2 खेला। तो मैं आया, मैंने परफॉर्मेंस करी। उसी साल हमारी SSGC की टीम ग्रेड 1 में आ गई। अच्छा। फाइनल। अच्छा, ये ग्रेड 1 ग्रेड 2 क्या है, ये जरा मुझे बताएं। अच्छा, ग्रेड 1 बेसिकली, ग्रेड 2 ये है कि ग्रेड 2 आपका एक, आप यहाँ की टीम फाइनल जीतेंगी तो एलिगेट होकर नीचे आती हैं। अच्छा। फिर ऊपर जाती हैं। ग्रेड 1 में जो नीचे सबसे बॉटम रहता है वो ग्रेड 2 में आ जाता है। अच्छा। ग्रेड, आप समझ लें मैट्रिक इंटर, इस तरह कह लें आप। ग्रेड 1 हायर लेवल है, ग्रेड 1 कायदे आज़म ट्रॉफी है आपकी। ग्रेड 1 कायदे आज़म ट्रॉफी है। कायदे आज़म ट्रॉफी का एक मतलब स्टैट्स है दुनिया, मतलब आपको पता है ट्रॉफी प्लेयर होता है। तो इस तरह फिर हम उस साल 2014 में हम थे ग्रेड 2 में थे। तो फाइनल हम लोग जीते। फाइनल मैंने 100 किया था, नॉट आउट 120। तो मुझे हेल्पफुल, हम लोग सुई गैस ग्रेड 1 में आ गई। तो बस वो सीजन मेरा, फिर मैंने टॉप करा। काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही मेरी ग्रेड 1 में SSGC की तरफ से। उसी साल पे मेरा नाम पाकिस्तान A में आ गया। मतलब स्टेप बाय स्टेप जो अब पाकिस्तान शाहीन हो गई है। अब पाकिस्तान शाहीन हो गई। उस वक्त पाकिस्तान A थी। तो पाकिस्तान A के मेरे 2-3 टूर हैं पाकिस्तान A के। एक अपने दुबई का भी, एक जिम्बाब्वे का है। तो डोमेस्टिक क्रिकेट मेरा ख्याल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ओवरऑल दुनिया में देख लें कि उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट कितनी फॉलोअप की जाती है, इंडिया की रणजी ट्रॉफी देख लें, उनके प्लेयर्स वहीं से डेवलप होते हैं। और आप इवन पाकिस्तान के भी देख लें, जो कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं वो डोमेस्टिक खेल रहे हैं और परफॉर्मेंस करने के बाद फिर नॉक कर रहे हैं डोर। तो आई थिंक आखिरी स्टेप आपका डोमेस्टिक क्रिकेट ही है कि आप वहाँ परफॉर्म करेंगे तो आप लाइन में लगेंगे। सही। तो सैफ, यहाँ से जब आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट ख़त्म हुई और आप उसके बाद फिर अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हुए, कितने अर्से अंडर 19 खेली आपने? अंडर 19 में 3 साल खेला, बता रहा हूँ ना। 3 साल अंडर 19 खेला। 2 साल मैं कराची रीजन से खेला और 1 साल मैं पोर्ट कासिम का कप्तान था। अच्छा।
उसके बाद पाकिस्तान अंडर 19 भी मैं तीनों साल सेलेक्ट हुआ, इंग्लैंड का भी टूर रहा हमारा, फिर वर्ल्ड कप, एशिया कप, काफ़ी लंबा अंडर 19 का सिलसिला चलता रहा। फिर अंडर 19 के बाद पाकिस्तान ए का टूर आ गए थे। उस वक्त डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास खेल रहा था। SHGC 2015 में मेरा डेब्यू ट्रॉफी का हो चुका था। अच्छा। और मैंने शुरू अपनी डिपार्टमेंट क्रिकेट में रीजन से नहीं खेला, मैं खेला डिपार्टमेंट से ही हूँ, SHGC से। सही। तो वो फिर कारवा चलता रहा वहाँ से। सही है। तो लीग क्रिकेट की तरफ जब आप आए तो ये कौन सा साल था? ये आप ट्रॉफी क्रिकेट की, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की बात कर रहे हैं? जब आप ये PSL में आए। PSL 2016 में पहली PSL हुई। तो 2015 मुझे याद है, हम स्टेडियम में मैच खेल रहे थे, बिल्कुल आइडिया नहीं था, इमर्जिंग कैटेगरी में था मैं PSL। तो स्टेडियम में, नेशनल स्टेडियम में मैच चल रहा था हमारा, तो टीवी लगे हुए थे अंदर। अब हमें पता लगा यार, नाम तो गया पता PCB की तरफ से, इमर्जिंग में, अंडर 19 थे उस वक्त, तो कोई पता नहीं था कौन पिक करेगा, क्या होगा। तो हम आए शाम में अपने SHGC का मैच चल रहा था, तो वहीं कराची किंग से फिर मैं पिक हुआ। 2016 में मेरी पहली इमर्जिंग थी। अच्छा। और उसी साल मैं 4 मैच खेला था। सही। कराची किंग से। तो सैफ, क्या फीलिंग्स थी जब पहली दफ़ा ये आपको सुनने को मिला कि यार मैं सेलेक्ट हो गया हूँ कराची किंग्स के लिए? यार कुछ फीलिंग आपको पता है काशिफ ऐसी होती है कि इंसान वो वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। बहुत खुशी थी आपको, मतलब पहली PSL हो रही थी उस वक्त, पाकिस्तान सुपर लीग, और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म यंगस्टर के लिए है भी और था भी। तो बहुत खुशी हुई। फिर घर वर गए तो उस वक्त क्योंकि मैच में थे, फिर घर गए, घर पता लगा, फिर जाहिर की बात है सोशल मीडिया, ARY, क्योंकि वो वैसे ही कराची किंग्स ARY का ताल्लुक था, तो खानदान वालों के फ़ोन। और अच्छा, साथ में जिस टीम से आप खेल रहे थे उस टीम में और लोग भी थे जो कि सेलेक्ट, जिनको होना था और नहीं हो पाए? हाँ बिल्कुल थे, क्योंकि उन लोगों को फेस करना ज़्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत ऐसे प्लेयर हैं और आपके साथ के प्लेयर थे, क्योंकि देखें होने 10-11 ही होते हैं जो भी होते हैं। और उस वक्त शेब मलिक थे, तो शेब भाई हमारे SHGC के भी कप्तान थे। अच्छा, तो उस मैच में आपके साथ मौजूद थे? उस मैच में थे नहीं वो आई थिंक कहीं टूर पे थे, तो वो थे नहीं, लेकिन वो भी थे SHGC में। हमारे काफ़ी प्लेयर SHGC के उस PSL में थे उस साल। तो कितने अरसे एसोसिएटेड रहे PSL के साथ? मैं PSL 2016, 17, 18, लेकिन मैं इन 3 सालों में ना सिर्फ 4 मैच खेला। अच्छा। क्योंकि मैं तो मुझे एक ऐसा फील होता है, लोग को डोमेस्टिक फॉलो नहीं करते हैं। मैं अपनी डोमेस्टिक की बैटिंग परफॉर्मेंस भी निकाल लें या ओवरऑल देख लें तो आप लोग को पता लग जाएगा। लोग थोड़ा सा हमारे यहाँ, आपको पता है टाइम कम है या क्या है, वो टीवी वाले मैच ज़्यादा देखते हैं। तो बैटिंग, मैं मतलब सोशल मीडिया देख रहा होता हूँ कि बैटिंग नहीं आती क्या, एक्स्ट्रा बातें आप सुनते हैं इस तरह की। तो अब मैं टोटल 4 मैच खेला PSL के पहले साल, जिसमें 4 मैच में मेरी 2 बैटिंग आई थी, जिसमें एक में, और वो भी 7वें-8वें नंबर पे, 7वें-8वें नंबर पे, जिसमें 2 मैच में, एक में मैं नॉट आउट रहा, जिसमें एक ही बॉल खेली मैंने, और एक में मैं जल्दी आउट हो गया था। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है शायद वो मुझे कम एक अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि 2 साल फिर मैं बेंच पे बैठा रहा। और ये पहले साल के 4 मैच थे। दूसरे साल सरसंगाकार आ गए थे, अब वो सारे मैच खेले तो जाहिर सी बात है। फिर तीसरे साल रिजवान भाई थे, वो खेलते रहे। फिर उसके बाद मैं ड्रॉप हो गया PSL से 3 साल के बाद। 3 साल, मतलब मुझे भी नहीं पता मैं क्यों ड्रॉप हुआ। उसकी वजह ये है, अगर मैं खेल के ना परफॉर्म करके ड्रॉप होता तो मे बी मुझे इतना अफसोस नहीं होता, मैं उस चीज़ को करता। लेकिन बगैर खेले ड्रॉप होना, फिर आप सोचते हो ना यार रीज़न क्या था। तो फिर दोबारा PSL में उस तरह कमबैक नहीं हो सका, इवन के डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करने के बाद। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सैफ कि ये पहले साल तो आपकी जो सिलेक्शन हुई होगी PSL में वो इमर्जिंग कैटेगरी में हुई होगी, राइट? ऐसा ही है। बाकी 2 साल भी इमर्जिंग में थे या बाकी 2 साल में आपकी कैटेगरी चेंज हुई थी? 2 साल में सिल्वर में पिक हुआ हूँ और दूसरे साल तो मैं रिटेन हुआ हूँ। अच्छा। मतलब मुझे ये था कि यार रिटेन कर रही है कराची किंग्स, तो इट्स मीन मुझे मैचेस देगी, मतलब आपको एक कैटेगरी का जंप भी मिल गया। जंप भी मिला मुझे, सिल्वर कैटेगरी मिली। और रिटेन मतलब मैं इवेंट से पहले मुझसे कंफर्मेशन हो गई कि हम आपको रिटेन कर रहे हैं, ऑलरेडी पहले से नाम अनाउंस कर दिए। तो इस चक्कर में जाहिर सी बात है आपने कहीं स्विच भी नहीं करा, क्योंकि आपको होता है यार आपको इतनी बड़ी फ्रेंचाइज, और मतलब मेरी खुशनसीबी भी थी और मेरी ख्वाहिश भी थी कि मैं अपने शहर को रिप्रेजेंट करूं। मैं खुद कराची से ताल्लुक। सही बात है। तो बस, लेकिन वो उस तरह वहाँ, लेकिन सैफ, ये जब तीसरे साल के बाद आपका नाम चौथे साल में नहीं आया, तो क्या कोई ऐसा बंदा नहीं था कि जिसके पास आप जाके पूछते, या कोई मैनेजमेंट का ऐसा बंदा नहीं था उस टीम की कि जिससे पास आप जाते और जाके ये सवाल करते कि भाई परफॉर्मेंस के बाद अगर मैं सिलेक्शन नहीं हो रहा, मेरी सिलेक्शन नहीं हो रही और मुझे आप एक कैटेगरी ऊपर भी ले रहे हैं नेक्स्ट राउंड में, तो वो कोई सवाल, ऐसा बंदा नहीं था जो आपके सवालों का जवाब दे पाता? नहीं, ऐसा कोई बंदा नहीं, कोई सवालों का जवाब नहीं। बात ये फ्रेंचाइज का, आपको पता उनकी अपनी मर्जी है, उसमें PCB की भी कोई
ताल्लुक नहीं होता, उनकी अपनी मर्जी होती है। देखें उनके अभी नई मैनेजमेंट, डिफरेंट मैनेजमेंट आती है, डिफरेंट कोचेज आती हैं, वो पूरा सेटअप अपना लाते हैं। तो बस फिर वेट ही कर रहे हैं अपॉर्चुनिटी का इंशाल्लाह ताला। और इस तरह भी हम देखते हैं ना कि जैसे एक बंदा जो है वो एक टीम से खेला, फिर अगले साल दूसरी टीम से खेला। लाइक हमारे सामने रिजवान की एग्जांपल है। तो रिजवान ने जिस तरह एक फ्रेंचाइज को छोड़ के दूसरी फ्रेंचाइज में गए नेक्स्ट सीजन में, तो इस तरह भी आपको कोई ऑफर्स हुई या कोई ऑफर्स नहीं? अच्छा, ऑफर्स देखें जब होंगी ना, जब अब मैं 3 साल एक टीम के साथ रहा और 2 साल मैं बेंच पे बैठा रहा। अब बेंच पे बैठने के बाद तीसरे साल आपको कौन ऑफर करेगा? 2 साल अगर आप ग्राउंड में खेल रहे होते, परफॉर्मेंस होती है तो आपको कोई ऑफर करता है ना। तो जाहिर सी बात है 2 साल बेंच पे बैठने के बाद तो फिर मुश्किल हो जाता है। सही। तो अभी आपको लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस इस लेवल पे जा रही है कि आपको दोबारा कोई PSL की फ्रेंचाइज पिक कर सकती है? अब बिल्कुल देखें, असल डोमेस्टिक होनी चाहिए, डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस देखनी चाहिए। अभी मेरा इस साल डोमेस्टिक अच्छा रहा, तो होपफुल हूं इंशाल्लाह ताला लगा हुआ हूं। तो डोमेस्टिक से ही आपकी मुराद वो कायदे-आज़म ट्रॉफी है? कायदे-आज़म ट्रॉफी हो गई, क्योंकि अभी पिछले 5 सालों से ऐसे चल रहा था कि सिंध की 2 टीमें थी, सेकंड 11 और फर्स्ट 11। फर्स्ट 11 कायदे-आज़म ट्रॉफी थी, उसको सैफी भाई खेल रहे थे, और मैं सेकंड 11 में एज अ कैप्टन सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा था। अच्छा। और इस साल फिर वो सिस्टम चेंज हुआ, मैं कराची की दूसरी टीम में था, मैं कायदे-आज़म ट्रॉफी नहीं खेला क्योंकि सैफी भाई खेल रहे थे। अच्छा, तो सैफ, ये हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है ये एक तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चीज़ें आपस में इस तरीके से हैं कि एक आम आदमी के लिए समझना जो है वो ज़रा थोड़ा सा इनिशियल स्टेज पे डिफ़िकल्ट होता है। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि क्या ये जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ, और जो गवर्नमेंट के आने के बाद जिस तरीके से देखा हमने कि पहले PTI की गवर्नमेंट थी, उसमें खुद इमरान खान साहब के टाइम पे चीज़ें काफ़ी चेंज हुई, और उसके बाद जब वो चले गए तो फिर दोबारा चीज़ें चेंज हुई। तो ये बार बार की चेंज जो है ये खिलाड़ियों में कितना असर डाल रही होती है? आई थिंक बिल्कुल असर डालती है। देखें 2018 पे ये सिस्टम चेंज हुआ। अब बहुत से लोगों को अच्छा लगा, बहुत से लोगों को बुरा लगा, लेकिन मेरे मतलब मुझसे पूछें, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट खेल रहे थे, ऐसे मैं डिपार्टमेंट में नहीं था, डिपार्टमेंट में 30 से 40 लड़के एक डिपार्टमेंट में होते थे, तो वो अच्छा सिस्टम था। एक डिपार्टमेंट खेल रहे होते थे, कायदे-आज़म ट्रॉफी भी होती थी और कॉम्पिटिटर क्रिकेट होती थी, ऐसा नहीं था कि अच्छी क्रिकेट नहीं होती थी। 2018 के बाद डिपार्टमेंट बंद हुए, फिर आपकी सिंध से टीम बनी। अब पूरे पाकिस्तान से 160 लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट मिलना था, पूरे पाकिस्तान से। तो वो 160 लड़कों में आना मतलब अब इतना आसान नहीं है। सही। तो उसमें यही था, फिर आपकी क्वालिटी आप कह रहे थे अच्छी, लेकिन क्वांटिटी बहुत कम हो गई थी लड़कों की। काफ़ी लड़कों ने उस 4-5 सालों में क्रिकेट छोड़ दी, मतलब कोई कहीं चले गया, कोई चले गया। तो ये मायूस होकर छोड़ी उन्होंने? बिल्कुल मायूस होकर छोड़ी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, और जाहिर सी बात है अब ये आपका ब्रेड एंड बटर ही है ना, आपको अब शौकिया तो नहीं खेल रहा एक प्रोफेशन में आके। तो अब उसमें यही था कि हर साल आपके छोटी लड़की भी आपने परफॉर्मेंस देनी है तो आपको अगले साल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। अब अगर मेरी बात करें, मैं 2015 से 18 तक कायदे-आज़म ट्रॉफी खेला हूँ, क्योंकि मेरे सेट्स भी 2015 से 18 तक कायदे-आज़म ट्रॉफी के होंगे। 2018 के बाद 4 साल मैं सिंध सेकंड 11 से खेलता रहा हूँ। अच्छा। उसकी परफॉर्मेंस इतनी हाईलाइट नहीं हो रही थी जितनी कायदे-आज़म ट्रॉफी की हो रही थी। कहने को भी क्रिकेट थी, क्योंकि जाहिर की बात है आप 30 लड़कों में पूरे सिंध से सिलेक्ट हो रहा हो, 15 इधर 15 लेकिन उधर, वो सेकंड 11 थी। अब क्राइटेरिया ये था कि आप उसमें परफॉर्म करोगे तो आप ऊपर की टीम में जाओगे, लेकिन कराची से ऊपर की टीम में सरफराज अहमद है, तो वो फिर मैं विकेट कीपर, तो वो मौका नहीं मिल पाया। कंपटीशन काफी हाई एंड की तरफ चला जाता है, मतलब वो जाहिर सी बात है वो खेल रहे थे, और मैं ऐसा नहीं कि मैं परफॉर्म नहीं कर रहा था, मैंने बड़े रन भी करे, बड़े स्कोर भी करे, 187 भी करा, और कंटिन्यूस परफॉर्मेंस देता रहा। फिर कैप्टन था, 2 साल हम चैंपियन भी रहे सेकंड 11 की सिंध के। तो यहाँ थोड़ा सा मुझे होता है यार, मुझे वो 4 साल, मतलब मैं नहीं कहता कि पीछे, जाहिर की बात है देखें हर प्लेयर का एक टाइम होता है, हम कहते हैं ना टाइम होता है कि यार, बिल्कुल सही है आप लगे वो तो। और आई थिंक जितने प्लेयर्स हैं सबका एक टारगेट होता है कि यार पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, अपने मुल्क के लिए खेलना, इन द एंड गोल तो यही है ना। क्योंकि अगर आप मेरी बात करें तो ओवरऑल मैंने सारी क्रिकेट खेल ली, पाकिस्तान 19 भी खेल ली, पाकिस्तान ए भी खेल ली, कायदे-आज़म ट्रॉफी भी खेल ली, सुपर लीग भी खेल ली, और जो लीग्स हैं खेलते रहते हैं। तो आखिरी स्टेप अब पाकिस्तान ही है, तो उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। तो यही था कि कायदे-आज़म ट्रॉफी 4-5 साल अगर शायद मैं खेलता तो थोड़ा सा सिनेरियो डिफरेंट होता। अब इस साल आपको मैं अपनी परफॉर्मेंस थोड़ा सा बताऊँ ना, इस साल की हमारी यहाँ सीनियर डिस्ट्रिक्ट होती है, उस सीनियर डिस्ट्रिक्ट से कराची की टीम बनती है। सही। ये स्टेप बाय स्टेप क्रिकेट बता रहा हूँ, जैसे अंडर 19 की सीनियर डिस्ट्रिक्ट होती थी, इस तरह सीनियर डिस्ट्रिक्ट बड़ों की भी होती है। तो मैं कराची जोन 1 से खेला, मैंने पूरे पाकिस्तान में दूसरे नंबर पे रहा, और कराची से मैंने टॉप करा, मैंने 695 रन करे। अच्छा, ये सीनियर डिस्ट्रिक्ट की परफॉर्मेंस बता रहा हूँ मैं। सही।
मुझे था चलें इस साल मैं शायद कराची से कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल जाऊं, बट अनलकीली सैफी भाई आए, मैं फिर नहीं खेला। फिर मैं कराची ब्लूज से खेला। अच्छा। कराची वाइट और कराची ब्लूज, इस तरह 2 टीमें थी कराची की। एक टीम कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में थी, एक हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी का नाम दे दिया था। हनीफ मोहम्मद ट्रॉफी पे भी मैंने कराची से 4 मैच खेले और मैंने 395 रन करे, कराची से टॉप करा। ये मैं 7वें नंबर पे बैटिंग कर रहा हूँ एज अ विकेट कीपर। तो ऐसा नहीं होता सैफ कि कभी आप लोग जैसे ड्रेसिंग रूम में बैठे हो, तो जैसे आपने अभी मुझे 2 बार 3 बार सैफी भाई का नाम लिया, तो ऐसा तो नहीं होता कि ड्रेसिंग रूम में बैठ के दुआ कर रहे हो कि यार सैफी भाई को मतलब कोई काम पड़ जाए, किसी टीम में सेलेक्ट हो जाए तो यार मैं तो इधर खेलूं? नहीं, देखिए पर्सनल जेलसी तो किसी से भी नहीं होती, प्रोफेशनल जेलसी होनी भी चाहिए और रखनी भी चाहिए आपको। प्रोफेशनल जेलसी यही है कि मतलब सैफी भाई बहुत बड़ा नाम है, सैफी भाई हमारे तो सीनियर, हमने बहुत कुछ सीखा उनसे। तो यही होता है कि यार अगर सैफी भाई 100 करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा मैं 150-200 करूं, मैं अपनी जगह इस तरह बनाऊं। कंपटीशन देखें, हेल्दी कंपटीशन तो होना चाहिए और वो रहेगा। अब जैसे मैं खेल रहा हूँ, मेरे पीछे अंडर-19 के विकेट कीपर्स आ रहे हैं, मेरे लिए कंपटीशन है ना कि मैंने परफॉर्मेंस करनी है तो मैंने रहना है। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं कराची ब्लूज से खेला, मैंने टॉप करा कराची की टीम से, सही। तो मतलब मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि इस साल मेरा बड़ा अच्छा रहा सीजन का। मैंने 400 रन कर दिए कुछ 4 मैचों में, मेरा कोई 80 85 90 का एवरेज रहा। 2 मेरे नॉट आउट रहे 7वें नंबर पे जाके, मैं टेल के साथ खेलता हुआ, मेरे कुछ 6-7 50 रहे। तो मतलब मुझे कॉन्फिडेंस मिला अगले सीजन के लिए अपने लिए। तो आई थिंक कंपटीशन रहना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन। अब तो डिपार्टमेंट दोबारा रीओपन हो गए, तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि अब क्रिकेट देखे ना, क्रिकेट काफ़ी हो गई है, तो इट्स गुड फॉर एवरीवन के भाई हेल्दी कंपटीशन आप रखें। हाँ बिल्कुल, ये बात सही है कि कंपटीशन के लिए तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आपको मौका मिलता रहे ताकि कंपटीशन सामने आता भी रहे ना। ऐसा ही है, तो क्योंकि जो लोग खेल रहे हैं वो ही अगर खेलते चले जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा उसके। उनको ये भी पता हो ना कि अगर हम नहीं खेलेंगे तो पीछे बंदा बैठा है आने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। तो डोमेस्टिक के बारे में सैफ थोड़ा सा मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि डोमेस्टिक हमारे यहाँ लोगों को समझ नहीं आती नॉर्मली, और डोमेस्टिक पे ज़्यादा फोकस भी नहीं होता। तो मुझे एक चीज़ ये बताओ आप कि डोमेस्टिक को आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हो एक उस बंदे के लिए जो डोमेस्टिक से ऊपर के लेवल की क्रिकेट खेल रहा है, उसके लिए डोमेस्टिक कितना ज़रूरी होता है? क्या हम लोग अक्सर बात करते हैं कि यार बंदे ने नेशनल टीम में परफॉर्म नहीं किया, उसको भेजो वापस कि वो डोमेस्टिक में जाए, वहाँ परफॉर्म करे, फिर दोबारा वापस आए। तो ये आपको लगता है कि ये चीज़ फ़ायदेमंद होती है खिलाड़ी के लिए? बिल्कुल फ़ायदेमंद है। देखें, अगर पाकिस्तान टीम में भी देख लें, जो डोमेस्टिक कंटिन्यू खेल रहे हैं और वो पाकिस्तान टीम में उनकी परफॉर्मेंस देख लें, और जो अगर हम कहें यार T20 या फॉर्मेट खेल रहे थे, उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट होगी। आपको डोमेस्टिक एक मैच्योरिटी सिखाती है, आपको मतलब बड़ी क्रिकेट खेलना सिखाती है। आप जितने प्लेयर देख लें जो ऑलरेडी ट्रॉफी खेल कर आ रहे हैं तो उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिफरेंट है। तो डोमेस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्लेयर के लिए। देखिए, जब भी तो कहा जाता है कि यार पाकिस्तान में परफॉर्म नहीं हो रहा तो इनको डोमेस्टिक खिलाओ। आप दुनिया की डोमेस्टिक क्रिकेट देख लें, तो आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी यंगस्टर के लिए। मतलब उसके अलावा आपकी पहचान नहीं है ना। अगर मेरी बात करें, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेला तो मैं PSL में पिक हुआ ना। मैं PSL में ऐसे गली कूच या किसी एकेडमी से तो पिक नहीं हुआ। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेला या मैं डोमेस्टिक में खेल रहा था तो मैं पिक हुआ। और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट आपको काफ़ी कुछ सिखाती है। आप मतलब खेलते हो, आप कॉम्पिटिशन क्रिकेट है, आपके सारे आपके जितने बड़े प्लेयर होते हैं सब खेल रहे होते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, तो आप उनके साथ खेलते हो तो क्वालिटी क्रिकेट खेल रहे होते हो। जब आप यहाँ परफॉर्म करोगे, और हमारी डोमेस्टिक इतनी आसान नहीं है, हर तरह की पिचेस मिलती हैं आपको। कराची खेल तो डिफरेंट मिलती हैं, पंजाब खेल तो डिफरेंट मिलती हैं, तो आप एक यूज्ड टू होते हो उन पिचेस पे खेलने के लिए। तो आपने जैसे बताया कि डोमेस्टिक हमारी आसान नहीं है, डिफरेंट पिचेस पे आपको फ्लेवर मिल रहे होते हैं डिफरेंट। तो जो लेवल है इस वक्त हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का, मतलब अपार्ट फ्रॉम पिचेस एंड ग्राउंड्स, जो एक लेवल है, जो स्टैंडर्ड है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का, आप समझते हैं कि वो किसी भी बाहर के मुल्क की डोमेस्टिक क्रिकेट से कम्पीट करता है? देखिए, बिल्कुल करता है। उसकी वजह ये है कि अगर हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं तो अब हमें उस तरह की पिचेस मिल रही है ना। मतलब हमारा भी एक एटमॉस्फेयर है, हमारी एक कंडीशन है, पिचेस जो भी बन रही हैं उस पर, उसको अगर देखते हुए करें तो आई थिंक बहुत अच्छी क्रिकेट हो रही है। और उसमें जो परफॉर्म करता है वो इतनी आसानी से नहीं करता प्लेयर। 5 दिन ग्राउंड में खेल रहा होता है, आप खेलते हैं, तो आई थिंक इतनी आसान नहीं है और फ़ायदा होता है आपको। अब देखें, वही बात होती है, कंडीशन का फ़र्क है। अब जैसे हम कहते हैं इंग्लैंड की टीम देखें, जब इंडिया आती है तो स्पिन ट्रैक पे कितना फंस रही होती है, वाकई फंसती है ना। तो इसी तरह आई थिंक कंडीशन पे डिपेंड है। हम थोड़ा सा बाउंसी ट्रैक पे आके फंस जाते हैं, हमारे पास उस तरह की प्रैक्टिस करने की जगहें नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि यही चीज़ है, और कोई फ़र्क नहीं है उनकी डोमेस्टिक और हमारी डोमेस्टिक में। सही। तो सैफ, अब थोड़ा सा लीग क्रिकेट की तरफ आते हैं। ये जो जैसे PSL, IPL, बिग बैश, ये सारी लीग्स होती हैं,
तो आपको क्या लगता है कि इन लीग्स के होने की वजह से क्रिकेट का मेयार बेहतर हुआ है या नीचे की तरफ जा रहा है? बिकॉज देखें ये सारी लीग्स जो है ना ये एक सर्टन फॉर्मेट को फॉलो करती हैं, T20। बिल्कुल ऐसे ही। इसके अलावा जब दूसरा फॉर्मेट की क्रिकेट हम देखते हैं तो क्या जो बंदा पूरा साल एक लीग क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व रहता है या अपनी नेशनल टीम के साथ भी इन्वॉल्व रहता है और लेकिन एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से रिलेटेड रहता है, तो उसके दूसरे फॉर्मेट उस वजह से हिट होते हैं? आपको लगता है कि लीग क्रिकेट जो है वो हिट कर रही है दूसरे फॉर्मेट्स को? बिल्कुल हिट कर रही है। देखें, अगर आप मुझे पर्सनल राय करें, सबकी अपनी मर्जी है, लेकिन एक वर्कलोड भी जो चीज़ है, एक बंदा है वो कंटिन्यूस खेल रहा है और T20 क्रिकेट में आप मेंटली फिजिकली ज़्यादा फोर्स लगती है क्योंकि टाइम पीरियड बहुत कम होता है। लोगों को लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन वो जो 20 ओवर का जो टाइम होता है ना, उसमें आपकी फटीग बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरा ख्याल है अगर हर प्लेयर अपने आप को ज़्यादा बेहतर जानता है। देखें, अगर आप मुझसे पूछें आपकी क्या फेवरेट है, मैं बोलूँगा मेरी टेस्ट क्रिकेट फेवरेट है। पता नहीं मुझे क्यों, मुझे पसंद है टेस्ट क्रिकेट। तो मेरे फादर की भी ख्वाहिश है। वैसे अगर आप ये सवाल मुझसे करें ना कि मेरी क्या फेवरेट है, तो मैं भी यही बोलूँगा एज अ क्रिकेटर। देखें उसमें होता क्या है उस क्रिकेट का, आप तो देखें, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर ये चीज़ जानते होंगे कि जो टेम्परामेंट डेवलप होता है ना किसी भी प्लेयर का, वो बगैर टेस्ट क्रिकेट या बगैर 4 डे क्रिकेट के हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप एक चीज़ देख लेना, या यही बात आपने करी, आप जो ऑलरेडी डोमेस्टिक खेलते हुए गए हैं वो T20 देखें बेहतर खेल रहे होंगे, और जो सिर्फ T20 खेल के टेस्ट क्रिकेट में है वो आपको पता लग जाएगा कि 4 या 5 मैच की बात है। बिल्कुल, देखें 4 ओवर की गेम है सारी। अगर एक बॉलर की मैं बात करूं तो सारे 4 ओवर की गेम है, उसने अपनी पूरी जान उन 4 ओवर्स में लगानी है। लेकिन जो लॉन्गर फॉर्मेट्स हैं आपको 10-10 ओवर करने होते हैं। बिल्कुल, जो अब 4 दिन का मैच है या 5 दिन का मैच है, उसके अंदर आपको 10 और हमारे जो पुराने बॉलर्स थे, लाइक हमारे जो लेजेंड है वसीम, वकार, इन सब लोगों ने जिस तरीके से बॉलिंग, इवन शोएब अख्तर कि जिस तरीके से उनके बारे में मैं देखता हूँ, बताते हैं अपने बारे में कि जी घुटनों में पानी भर जाता था तो इंजेक्शन लगाते थे। तो वो वाली जो मेहनत, और उसके बाद भी टेस्ट मैच खेलते थे जिसमें 10-10 12-12 ओवर के स्पेल्स होते थे। तो वो चीज़ जिस तरीके से डेवलप कर रही होती है, आई थिंक ये T20 क्रिकेट आपको लग रहा है, क्योंकि अब आप देखें तो ये T20 क्रिकेट मेरे हिसाब से जितना मैं समझ पाऊँ एज अ फैन, कि वो T20 क्रिकेट जो है ना दूसरे फॉर्मेट्स को आहिस्ता आहिस्ता ओवरकम करने की कोशिश कर रही है और ख़राब भी कर रही है। बिल्कुल ऐसे। देखिए, वो फेस्टिवल क्रिकेट है, ठीक है, मैं ही नहीं कह रहा कि ख़त्म कर दें, क्योंकि आप लोग को पता है फैंस भी वगैरह हमारे T20 मैच ज़्यादा देखने जाते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं कि 5 दिन देखेंगे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट ही है, और T20 क्रिकेट अब ये प्लेयर पे भी डिपेंड करता है कि यार वो लीग को किस तरह वहाँ साइन अप होता है, क्योंकि वर्कलोड भी एक चीज़ है ना कि इंसान अपने आप को ज़्यादा बेहतर जानता है, और मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर जानेंगे कि उनको कहाँ हिट कर रही है। तो हिट तो कर रही है, ऐसा नहीं है क्रिकेट पे नहीं कर रही। तो लेकिन आप क्या समझते हैं कि तीनों फॉर्मेट्स की टीम डिफरेंट होनी चाहिए ताकि एक बिल्कुल बंदा जो है वो फोकस रह के अपने आप को चलाए पूरे साल या पूरे सीजन? बिल्कुल होनी चाहिए। आप दूसरी टीम देख लें, सबने इस तरह ही करा हुआ है। उनकी टेस्ट की टीम बिल्कुल डिफरेंट है। 2-3 प्लेयर ऐसे होते हैं वो आपके तीनों फॉर्मेट में खेल रहे होते हैं, वरना उसके अलावा आप देख लें कि उनके डिफरेंट प्लेयर हैं। आई थिंक टेस्ट क्रिकेट तो एक ऐसी क्रिकेट है कि उसका तो आप फिर भी एक प्लेयर कर लेते हो, लेकिन T20 के आप चेंज करते रहते हो, क्योंकि आपकी PSL भी चल रही है, डोमेस्टिक T20 भी होता है। लेकिन टेस्ट क्रिकेट के प्लेयर देख लें, वो होते ही 4-5 तो पक्के होते हैं। तो सिर्फ जैसे हम लोग पाकिस्तान में, आपको क्या लगता है कि हम लोग बाहर के मुल्कों में, जैसे मैं इंग्लैंड की बात करता हूँ, इंग्लैंड के हम लोग टेस्ट मैचेस देखते हैं, वहाँ पे स्टेडियम भरे हुए होते हैं टेस्ट मैचेस के दौरान। एशेस की सीरीज होती है, उसमें 5 के 5 टेस्ट जो होते हैं वो हाउसफुल जा रहे होते हैं। हमारे यहाँ T20 और वनडे को वो क्राउड नहीं मिल पाता। तो आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ क्या वो ट्रेंड खत्म होता जा रहा है क्रिकेट का? अब मुझे ऐसा लगता है कि स्टेडियम पहुंचना एक बहुत मुश्किल काम है, खास तौर पे कराची वालों के लिए, मुझे जो लगता है। हाँ। बल्कि मैं एक वसीम भाई की भी वीडियो देख रहा था, तो वो तो एयरवाइज और उनके तो स्टिकर वगैरह लगे हुए थे, उन्होंने कहा कि यार जब मैं नहीं पहुंच पा रहा तो आम आदमी कैसे पहुंचेगा। हाँ, सही बात है। तो आप जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ मैच देखने का बड़ा मजा भी आता है यार, कि वो प्लेयर्स को हाथ भी मिला सकते हैं। हमारे जंगले तो देखें। अब थोड़ा सा इसमें हमारी आवाम का भी है कि यार हमने ऐसे रिएक्शन दिए हुए पहले कि हम वो हटा ही नहीं सकते। हम आवाम खेल रही होगी ग्राउंड में। हाँ। तो ये वजह मुझे लगता है। और फिर कराची का तो यार आपको पता है इतनी बिजी सिटी है, मुझे ऐसा लगता है कि कराची वालों के पास टाइम नहीं है। कराची वाला बेचारा वो सुबह जा रहा है, रात में घर पहुंच रहा है, वो कह रहा है मैं मैच देखने नहीं आ रहा। अच्छा, ये जो फैंस की आपने बात की, ये डोमेस्टिक
क्रिकेट जब आप लोग खेल रहे होते हैं तो उस वक्त फैंस शायद इतने ज्यादा कैद नहीं होते जितने एक इंटरनेशनल मैच में होते हैं। बिल्कुल, और डोमेस्टिक में फैंस आए हुए होते हैं, मतलब हाँ। अगर हमारे मैचेस यूबीएल हो गए या नेशनल बैंक हो गए तो भाई काफी क्राउड आया हुआ होता है, बड़ी खुशी होती है देख के, क्या डोमेस्टिक को भी लोग फॉलो करते हैं तो बड़ा मजा आता है। मतलब मेरा कहने का मकसद यही है कि वो भी तस्वीरें खिंचवाना और चीजें वो आसान होती है उधर। अब उनको पता है आके स्टेडियम में जंगले के पीछे बैठना, तो वो कहते हैं टीवी पे ना देख लें। तो डोमेस्टिक में जब क्राउड का एक्सेस आप तक होता है या क्राउड आपकी रीच आप तक होती है तो कोई ऐसी चीज तो नहीं होती कि जिससे आप इरिटेट होते हो, तंग होते हो कि यार मतलब अब ये आगे, या क्राउड की तरफ से कोई ऐसी चीज होती हो जिससे आपको परेशानी होती हो कुछ? नहीं, ऐसे का अच्छे बुरे तो हर जगह ही चीज होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आते हैं तस्वीर के लिए आते हैं वो लोग, और वो हैं तो वाकई क्रिकेटर वगैरह स्पोर्ट्स हैं, हम हैं तो अच्छा लगता है और मजा आता है उनका तस्वीर खींच रहे होते हैं तो देखना आते हैं यार, हम लोग के लिए टाइम निकाल रहे हैं, वो आके मैच देखते हैं हमारा। फैंस है 4 डे का कौन देखता है? अब तो T20 फॉर्मेट ही देख रहे हैं तो बड़ी खुशी होती है इस तरह के जब ग्राउंड भरे हुए होते हैं। अच्छा सैफ, क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते हो? लाइक परफॉर्मेंस पे जब कोई बात करता है, मैं ये आम फैंस के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, जब कोई स्पेशलिस्ट आपके ऊपर तनकीद करता है, कोई ऐसा बंदा जिसको क्रिकेट की डीप डाउन नॉलेज होती है, वो जब आपकी परफॉर्मेंस को लेके बात करता है और आपको क्रिटिसाइज करता है, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करते हो? पॉजिटिवली लेते हो, अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हो, या बोलते हो कि यार जो चल रहा है सही है, ये तो बंदा बात करके 2 मिनट में चला जाएगा? आई थिंक उसको पॉजिटिव ही लेना चाहिए। हमारी फिल्म है ना वो अज्जू तेरा बल्ला बोलेगा। हाँ। तो मैं भी हमेशा ये कोशिश करता हूँ, और इसमें कोई उनको बदतमीजी से जवाब या बल्ले नहीं बोल रहे, आपकी परफॉर्मेंस ही आपको आगे खिलाएगी और वही आपके लिए बोलती है। इवन कि मतलब आप अगर मेरे लिए कुछ बोल भी रहे होंगे जब मैंने परफॉर्म किया होगा तो आप ही मेरे लिए अच्छी बात कर रहे होंगे, इतना मुझे पता है। हाँ बिल्कुल, और ये एक स्पोर्ट्समैन के अंदर मैं समझता हूँ कि ये क्वालिटी जो है ना वो होनी बड़ी जरूरी होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊँ, ये जैसे आपने कहा ना डोमेस्टिक वाली बात, ये आप जब अच्छे प्लेयरों के साथ खेलते हो ना तो आप ये सीखते हो चीज़ें। मतलब मैंने डोमेस्टिक में तो अपनी बहुत सीखा, क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बड़ी छोटी एज से काफ़ी अच्छे लोगों को साथ रहा, तो वो चीज़ आपको सिखाती है आपकी लाइफ में, आपको बहुत मतलब ईजी रहते हैं आप। तो आपने बात की कि आप किन किन प्लेयर्स के आपने कुछ नाम भी लिए जिनके साथ आपने ड्रेसिंग रूम को शेयर किया। हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं सैफ के जो कि एसोसिएट कर दी जाती हैं किसी पर्टिकुलर प्लेयर के साथ, ठीक है? अब ऑब्वियसली देखें, अगर फ़र्ज़ करें कि मैं क्रिकेटर हूँ और एक एक्स क्रिकेटर हो गया हूँ, अपनी ज़िंदगी में बड़े मैंने कारनामे अंजाम दे लिए, अब अगर मेरा बेटा क्रिकेटर बनना चाह रहा है तो वो कोई गुनाह तो नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं कर रहा। ठीक है, तो हमारे यहाँ आवाम क्या करती है कि वो एसोसिएट कर देती है बाप के साथ बेटे को, या किसी और रिलेशनशिप के साथ करंट एग्जिस्टिंग प्लेयर को, जो कि हमारे यहाँ हमें देखने को मिलता है। अब मैं अगर सिंपल वर्ड्स में बात करूँ तो हमारे यहाँ जो स्टार चाइल्ड प्लेयर्स हैं वो एक आज़म खान है, ठीक है, इसी तरह आप अगर बात करें तो इमामुल हक है, ठीक है, और इन दोनों को आप काफ़ी अच्छी तरीके से जानते होंगे, और इन दोनों से रिलेटेड जो चीज़ें चलती हैं, जो बातें चलती हैं, जो आवाम के सामने, ये जब ऑब्वियसली जब ग्राउंड में होते हैं तो आवाम की तरफ से इनको जो सुनने को चीज़ें मिल रही होती हैं स्टेडियम के अंदर भी, तो वो आपको लगता है कि इस तरह के चीज़ें जो कर देते हैं लोग, हमारे यहाँ पब्लिक जो कर देती है, ये सही होता है या ये भी परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट कर रही होती हैं चीज़ें? आई थिंक पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से, देखें एक वो भी प्लेयर है, इंसान है, वही चीज़ें हर्ट करती हैं। ऐसा नहीं है कि जितना भी आप मैच्योर हो या आप स्ट्रॉन्ग माइंड हो, आप नहीं सोचते, कहीं ना कहीं जहन में आती हैं। और दोनों प्लेयरों को, लोगों को उनकी स्ट्रगल नहीं पता, उनकी मेहनत नहीं पता, तो वही बात है, कहना आसान है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी स्ट्रगल पीछे देखें, उनकी परफॉर्मेंस है। दोनों को हम कैसे, मतलब लोग पर्ची और पता नहीं क्या क्या कह देते हैं किसी भी प्लेयर के बारे में, तो अफसोस होता है। मतलब मुझे भी अफसोस होता है कि मेरे कोई कुलीग के बारे में कोई बात कर रहा हो, क्योंकि मुझे अपने कुलीग की स्ट्रगल पता है। देखिए हम जितने लोग हैं, हम सब 19-20 हैं। इवन कि पाकिस्तान टीम में भी खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं 10 हूँ या वो 20 हैं। मैं शायद 18 हूँगा तो रिजवान भाई 20 होंगे। बस वो यही होता है, कौन किस टाइम किस वक्त परफॉर्मेंस कर दे और वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा हो। तो मेरा नहीं ख्याल, मतलब ये करना चाहिए लोगों को। और खैर ये सब नहीं करते, देखें जिस तरह, फिर वही बात, जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ बुरे लोग हैं,
और लोग सपोर्ट भी बहुत करते हैं, फैन जो उनके फैन हैं वो सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। और फिर आपको पता है हर जगह थोड़े से गलत लोग तो होते हैं। लेकिन इस तरह की चीजें जो है वो क्या परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट डाल रही होती हैं किसी भी प्लेयर की? मेरा नहीं ख्याल इतना कोई डाल रही होती इम्पैक्ट, ना कोई प्लेयर इतना सोचता होगा। एंजॉय करता है उसकी क्रिकेट अपनी ग्राउंड के अंदर, वो उन चीज़ों को कान बंद करके खेल रहा होता है और वही बात वो परफॉर्मेंस करता है, खेलता रहता है। मेरा नहीं ख्याल कोई इतना सोचना चाहिए किसी प्लेयर को। बस ये है कि प्लेयर नहीं सोचता। देखें फिर वो बात सोशल मीडिया पे देखें, उस प्लेयर की फैमिली भी है, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ फैमिली को मे भी हर्ट कर रही हो। तो भाई लोगों से रिक्वेस्ट है कि ना करें तो अच्छा। आप ही के पाकिस्तानी भाई हैं, बच्चे हैं। नहीं बिल्कुल यार, ये चीज़ें बिल्कुल देखनी चाहिए, क्योंकि अच्छा एक प्रोफेशनल प्लेयर को ना इन सारी चीज़ों का एक तरीके से मैं ये समझता हूँ आदी भी होना चाहिए। क्योंकि देखें ग्राउंड में 25,000 लोग बैठे हुए हैं, 25,000 के 25,000 आपके फैन नहीं होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, 4 बंदे आपको लाइक करते हैं, 4 बंदे आपको डिसलाइक करते हैं। ये तो फैन है आपके। आपके खानदान में अगर 20 लोग हैं तो वो 10 पसंद कर रहे होंगे, 10 आपसे जल ही रहे होंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली यही होता है। कि तो जो जल रहा होता है ना, फिर अब देखें किसी के मुंह पे आप टेप नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं लगा अगर उसने कुछ बोलना है तो वो ग्राउंड में बैठ के बोल रहा होगा। और एक प्रोफेशनल को आई थिंक उस चीज़ों को बड़ी प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करना पड़ता है कि उसकी परफॉर्मेंस पे उन बातों का इम्पैक्ट ना आए। बिल्कुल ऐसा ही। और मेरा नहीं ख्याल सोचना चाहिए इन चीज़ों को। और आप अगर मेंटली स्ट्रांग हो तो आप अपनी क्रिकेटिंग लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है, वहाँ परफॉर्मेंस आपने करनी है और रहना है, सिंपल सी बात है। आप परफॉर्म करोगे तो यही लोग आपकी तारीफें कर रहे होंगे, देखिएगा इन दी एंड। नहीं करेंगे तो बस मौका चाहिए ना लोगों को, आपने देना नहीं है, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, खत्म। अच्छा सैफ, अपने कैरियर के अंदर अभी तक आपने भरे हुए ग्राउंड्स के अंदर भी मैच खेले होंगे, जो कि बिल्कुल जो है स्टेडियम बिल्कुल पैक होंगे, और इन ग्राउंड्स के अंदर भी आपने मैच खेले होंगे, खाली ग्राउंड्स में भी मैच खेले होंगे, कोविड के टाइम पे भी आपने मैच खेले होंगे कि जिस टाइम पे अलाउ ही नहीं होता था कि कोई भी जाके मैच देखे। फैमिली से नहीं मिल सकते थे कोविड में, हम 2-3 साल रहे ना कोविड में, तो उसमें नहीं मिल सकते थे। कितना फर्क पड़ता है जब आपको फैंस बैठ के पैक हाउस के अंदर देख रहे होते हैं और जब बिल्कुल भी फैंस नहीं होते? आपकी परफॉर्मेंस के हवाले से बताएं। अच्छा, ये आप पे डिपेंड करता है। कुछ प्लेयर्स होते हैं उनको जब क्राउड होता है तो उनको ज्यादा मजा आता है, तो ये आप टोटली आप पे, मेरा नहीं कह रहा कोई फर्क पड़ना चाहिए। भाई प्रेशर वाली बात होती है, अगर आप ज्यादा सोचते हो तो बिल्कुल पड़ेगा, आपके परफॉर्मेंस इम्पैक्ट आएगा। तो बाकी तो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा होता है। एक तो आप पूरा मोटिवेट हो रहे हो तो यार आप, और बड़ा मजा आता है कि आपको शॉट मारो तो आवाजें आ रही हैं, तालियां बज रही हैं, ग्राउंड में शोर हो रहा हो, वो आपकी परफॉर्मेंस को ज्यादा बेहतर बनाने में मदद कर रहा होता है। बिल्कुल करता है, मुझे ऐसा लगता है। सही। अच्छा सैफ, थोड़ा सा हम अब आपकी क्रिकेट की जो बात है उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे एक पॉज देते हैं, और मैं चाहूँगा कि आपसे बात करूँ एजुकेशन के हवाले से। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने जो एजुकेशन आपकी थी वो कहाँ तक हासिल की, और ड्यूरिंग क्रिकेट आपने पढ़ाई की, और अभी भी आगे कुछ आपके प्लान्स हैं जो आप करने जा रहे हैं या कर रहे हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। मुझे ऐसा लगता है लोग समझते हैं खैर क्रिकेटर को कि वही ये पढ़े लिखे नहीं है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर किया हुआ है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कराची यूनिवर्सिटी से, और पढ़ाई जिस तरह मैं नॉर्मल स्कूल से करता रहा, इवन कि मेरी मैट्रिक में बड़ी अच्छी परसेंटेज रही, थोड़ी सी परसेंटेज मेरी इंटर वगैरह में गिरी, वहाँ थोड़ा सा मैं क्रिकेट की तरफ ज़्यादा वो हो गया था। वो तो अंडरस्टैंडेबल है, वो तो जाहिर सी बात है, मैंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी क्योंकि मैं स्कूल क्रिकेट भी खेला, क्योंकि देख ग्रास रूट है, ग्रास रूट आपको बहुत कुछ सिखाती है। आपकी बेसिक अगर अच्छी हो जाए ना तो आप मेरा ख्याल है कामयाब होते हो। तो मैंने स्कूलिंग अपनी लाइफ अच्छी करी, फिर मैं कॉलेज से खेला। कॉलेज में मुझे ये था कि कॉलेज शायद मैं उस वक्त और थोड़ा पढ़ाई की तरफ वाला अच्छा कॉलेज ले सकता था, लेकिन मैं जिना गवर्नमेंट कॉलेज में गया, उनकी क्रिकेट की टीम बहुत अच्छी होती थी। अच्छा। तो वो टूर्नामेंट जीतती थी, और जितने बड़े प्लेयर सरफराज अहमद और अनवर अली वगैरह जितने वहीं की प्रोडक्ट हैं। उसके बाद फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया मैंने, 2012 की बात है, तो वहाँ से मैंने मास्टर करा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं कराची यूनिवर्सिटी से सारी क्रिकेट खेला, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ क्रिकेट होती है। फिर रेड बुल का टूर्नामेंट होता था T20, और ये सारी टेप बॉल क्रिकेट नहीं, हार्ड बॉल है, ये सारी हार्ड बॉल है, क्योंकि आपकी जितनी भी स्कूलिंग यूनिवर्सिटी की क्रिकेट थी उसमें रेड बुल इन्वॉल्व हुआ, तो वो काफ़ी अच्छे टूर वगैरह होते थे। उसके बाद अब मेरा इंशाअल्लाह ताला मेरा मास्टर कंप्लीट हो गया। अब मेरा इरादा दोबारा है इंशाअल्लाह ताला, मैं अपने कराची यूनिवर्सिटी से ही स्पोर्ट्स साइंस में मास्टर करने की सोच रहा हूँ। अच्छा, इरादा है, एडमिशन भी ले लिया इंशाअल्लाह ताला, तो आई थिंक अच्छा रहता है। तो आपके इस पढ़ाई के जो टाइम था, इस दौरान आप क्रिकेट भी खेल रहे थे, तो मैनेज किस तरीके से करते थे यार? एक प्रोफेशनल लेवल का प्लेयर अपनी पढ़ाई साथ साथ और क्रिकेट साथ साथ कंटिन्यू करना, कैसे मैनेज कर रहे होते थे? आई थिंक देखें, ये आपको मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें, और जहाँ तक मैनेज की बात है, देखें यहाँ कराची यूनिवर्सिटी की बहुत मुझे सपोर्ट रही, मेरे डिपार्टमेंट।
हमारे डॉक्टर शबीबुल हसन, उनकी मुझे बहुत सपोर्ट रही, जो हमारे चेयरमैन थे। तो उसमें ये होता था कि जब मैं टूर वगैरह पे होता था, जाहिर सी बात है मैं पेपर भी उस टाइम होते थे तो मैं नहीं दे पाता था। बट अच्छी बात ये थी, जैसे मैं आता था तो मैं अपना उसका जो भी मेरा टाइम होता था मैं क्लासेस लेता था, फिर बैठ के पेपर देता था। जहाँ तक बात रही डिग्री की, तो 4 साल में तो मैंने 6 साल में उसकी कंप्लीट करी, लेकिन मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी अपनी। नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो देखें 4 साल की जगह आपको 6 साल लग गए, बट आपका फोकस जो एक जगह पे था अगर वो वहीं पे रहा तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस कि आपको 4 के बजाय 6 साल लगे। और मेरा जो फोकस था, मिसाल के तौर पे मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो मेरी उसमें कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको स्टडी बहुत कुछ सिखाती है। आप जब जाते हो क्लास वगैरह लेते हो तो आप काफ़ी कुछ सीखते हो आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में, और बड़ी मज़ेदार लाइफ होती है। मुझे तो बड़ा मज़ा आया अपनी कराची यूनिवर्सिटी की लाइफ में। तो आप ये समझते हैं कि हमारे यहाँ के भी जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, जो आने वाले हैं, जो इस फील्ड में जिन्होंने अभी एंट्री ली है, उनको साथ अगर वो खेल रहे हैं तो पढ़ाई पे भी फोकस उनको रखना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मेरे जूनियर हैं या मेरे साथ के कुलीग हैं, मैं यकीन करें मैं अभी भी कहता हूँ कि भाई, और आसान है काशिफ भाई, बहुत आसान है। आप जब कहीं पाकिस्तान लेवल पे खेल रहे होते हो या किसी भी मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो, तो आप किसी भी इदारे या किसी भी उस यूनिवर्सिटी के लिए उनके लिए ऑनर होते हो, तो वो आपको बड़ी सपोर्ट करते हैं और वो चाहते हैं। लेकिन अगर आप खुद नहीं चाहोगे तो फिर खुद ना चाहने से तो आप कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। ग्रेट। तो सैफ, एक और चीज़ हमारे यहाँ कही जाती है जो हमारे यहाँ पब्लिक में बड़ी आम है, ये बात करना कि यार ये बंदा यहाँ से सेलेक्ट हो गया, ये बंदा यहाँ से सेलेक्ट हो गया, इस इलाके के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है, इस सूबे के लोगों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। आपने डीप डाउन चीज़ें देखी हैं, इन एंड आउट्स आपने डोमेस्टिक में भी देखे, अंडर 19 में भी देखे, तो आपको लगता है कि ये बात जिस तरीके से फैंस या देखने वाले क्रिकेट को करते हैं, तो ये बात कितना सही है कि किसी इलाके को या किसी सूबे को कुछ खास प्रेफरेंस दी जाती है? यार मेरा नहीं ख्याल, पता नहीं, ख्याल लोगों का काम आपको पता है, बातें करना है, एक चाय का कप पकड़ना है और होटल पे बैठना है रातों रात और ये बातें करते रहना है। मतलब मैं देख रहा हूँ, देखें, एक कोई भी किसी भी शहर को इन दी एंड रिप्रेजेंट पाकिस्तान के लिए खेल रहा है वो, तो मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट है। आप अंदाज़ा, हम अगर ये बात है ऐसा है फलां का सरफराज अहमद कराची के थे, कप्तान रहे, सामने है चीज़ें, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ होता है। और वही बात कि लाइकिंग डिसलाइकिंग हर जगह होती है और वो है और होती रहेगी। तो मेरा नहीं ख्याल 19-20 में होता क्या है ना सैफ, कि देखें जो एक क्रिकेट प्लेयर की परफॉर्मेंस होती है ना, वो पूरी दुनिया के सामने होती है। अगर आज मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, मेरी जो भी परफॉर्मेंस होगी वो 6 लोगों के दरमियान होगी। जो एक क्रिकेट प्लेयर की परफॉर्मेंस होती है ना, वो 25 करोड़ आवाम के सामने होती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें हर बंदा जजमेंटल होने की भी कोशिश करता है। तो मतलब हमारे यहाँ तो लोग बड़ी जल्दी जो है वो राय कायम कर लेते हैं ना किसी के भी बारे में। भाई मैं अपने दोस्तों को, जिनको क्रिकेट कुछ नहीं पता, वो चाय के होटलों पे, आपको पता कराची वालों का तो बड़ा शौक है, मतलब कुछ नहीं है तो चाय का होटल है। देखने कितने चाय के होटल कराची में खुल गए, सब हम ही चला रहे हैं। तो चाय के होटलों में बैठ के ऐसी ऐसी बातें हो रही थी, मुझे कभी कभार होता है कि यार मैं क्रिकेटर हूँ, मुझसे तो पूछो। तो वो मतलब वो सब अपने आप में लेवल 3 लेवल 2 बने हुए होते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, वही बातें करना आसान है यार हर फील्ड के, अब हर फील्ड डिफरेंट है और बहुत मेहनत लगती है पाकिस्तान खेलने की। नहीं कोई भी प्लेयर खेलता है वो कोई ऐसी सिफारिश भी नहीं खेलता, वो बहुत मेहनत करके आया हुआ होता है, पीछे उसके बहुत स्ट्रगल होती है और उसने मुश्किल टाइम भी देखा हुआ होता है। तो मेरा नहीं ख्याल ये बातें करनी चाहिए और इस तरह उसको करना चाहिए। सही। सैफ, विकेट कीपर के लिए कितना ज़रूरी है अच्छा बैट्समैन होना? अगर अभी के आप इस मतलब करंट सिचुएशन के हिसाब से पूछें, बिल्कुल अभी जो आजकल चल रही है, जितनी क्रिकेट फास्ट हो गई, तो मेरा ख्याल है विकेट कीपर का बैट्समैन अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। इवन अगर हम पहले देखें तो पहले आपके जितने पुराने विकेट कीपर थे उनकी बैटिंग कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं थी, उनके एवरेजेस भी निकालने मेरा नहीं ख्याल इतना कोई था, ना इतना देखा जाता था। लेकिन जिस तरह क्रिकेट फास्ट होती गई तो बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखें कोई भी टीम किसी भी प्लेयर को सिलेक्ट करती है, वो चाहती है यार इसमें पूरा पैकेज हो, बैटिंग भी अच्छी करता हो, फील्डिंग भी अच्छी करता हो, बॉलिंग भी अच्छी करता हो। तो विकेट कीपर का भी यही है कि वो एक नंबर के यार बैटिंग भी करता हो ताकि हम एक बैट्समैन कम खिला लें। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और मैं अपना बताऊं, मैं अपनी बैटिंग पे बहुत काम कर रहा हूं, मतलब मैंने पिछले 1-1.5 साल काफ़ी काम करा और इस साल मुझे उसका रिजल्ट भी निकला। जाहिर सी बात है, आप कोई भी मेहनत करते हो, काम करते हो, ऑफ सीज़न की जाहिर की बात है, ऑफ सीज़न आपको मिलता ही है कि आप उस पर मेहनत करते हो। तो मैंने अपनी बैटिंग पे काफ़ी काम करा, 2-3 अब क्योंकि देखें क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है, पहले वो शॉट्स वगैरह नहीं खेले जाते थे, क्या उल्टे बल्ले से भी आप लोग खेलना है। क्रिकेट फास्ट हो गई है, तो आई थिंक बैटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी विकेट कीपर के लिए, क्योंकि अब
फिर वो बात, मैं एक प्रोग्राम देख रहा था राशिद लतीफ़ का, राशिद भाई का, तो उन्होंने एक बात अच्छी करी कि विकेट कीपर सेलेक्ट, मेरा नहीं ख्याल कि अब आउट पे करना चाहिए, क्योंकि आउट का मसला ये है कि आउट तो सीधे सीधे कैच भी पकड़ रहा है, तो उन्होंने कहा था कि जितने चांस मिस हो ना वो परसेंटेज पे विकेट कीपर की सिलेक्शन होनी चाहिए। विकेट कीपर तो भाई है, फिर बैटिंग भी देखें उसकी, तो आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट बैटिंग। तो आप बैटिंग के लिए कोई खास प्रैक्टिस कर रहे हैं या फोकस्ड आपका, मतलब ऐसा तो नहीं होता कि अगर एक विकेट कीपर जो है वो बैटिंग पे ज़्यादा फोकस करता है तो वो अपनी जो उसकी मेन विकेट कीपिंग जो उसकी फील्ड है उससे वो थोड़ा सा हट जाता है? अच्छा, ये बड़ा मुश्किल काम होता है जब आप दो चीज़ें लेके चल रहे हो तो ना, लेकिन आपको दोनों पे टाइम देना पड़ता है। और अब मतलब अगर मुझसे पूछे तो मेरा यही होता है कि भाई वीक है तो वीक में 3 दिन मैंने बैटिंग कर ली, उसमें थोड़ा टाइम कीपिंग कर ली, लेकिन 2-3 दिन कीपिंग को बिल्कुल अलग दिए जिसमें अपनी ड्रिल कर रहे हैं। फिटनेस तो आप लेके चल ही रहे हो, तो अब यही होता है, आपने करना पड़ता है। और आप प्रोफेशनल जब होते हो तो आप सारी चीज़ों को उस तरह मैनेज कर रहे हो, तो अपने टाइम। ऑलराउंडर के अलावा अगर हम देखें ना, बाकी जैसे कोई फास्ट बॉलर है तो उससे लोग ये ज़्यादातर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि वो फास्ट बॉलर आके 50 कर दे बैटिंग में, क्योंकि उसने अपनी फोकस जो है वो फास्ट बॉलिंग की तरफ ही लगाना है। या एक ओपनिंग बैट्समैन है, वो स्पेशलाइज्ड बैट्समैन है, उससे लोग ये नहीं बोलते कि यार आपने 4 विकेटें भी लेनी है। लेकिन विकेट कीपर एक वो जगह है कि जहाँ पे विकेट कीपर से बोला जाता है कि नहीं जी आपने बैटिंग तो करनी ही करनी है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है विकेट कीपर बड़ी थैंकलेस जॉब है। अच्छा, इस सेंस में थैंकलेस जॉब है कि आपको एज अ बैट्समैन जब टीम बनती है ना तो काउंट नहीं करते एज अ बैट्समैन। कहा जाता है 6 बैट्समैन खेलना है, 1 विकेट कीपर खेलना है, 3 फास्ट बॉलर खेलने हैं, और फिर आपको बैटिंग में रन भी करने हैं। अच्छा, विकेट कीपिंग में भी ये 50 ओवर फील्डिंग कीपिंग करी, 300 बॉलें, आप 299 बॉल अच्छी पकड़ लो, आखिरी बॉल पे कैच छूट जाएगा ना तो वो आपको आखिरी बॉल का ताना पड़ता रहेगा। मुझे कहता हूँ यार ये मतलब क्यों, बहुत मुश्किल हुआ है। लेकिन भाई विकेट कीपर बैकबोन है मतलब किसी भी टीम की, पूरे ग्राउंड को चला रहा होता है, क्योंकि वो जिस एंगल में खड़ा हुआ होता है उसको सब दिख रहा होता है, सब नजर आ रहा होता है। मतलब मैं तो एज अ विकेट कीपर कैप्टन भी बना हूँ और रीजन को भी मैंने करा है, तो बड़ा मजा आता है एज अ कैप्टनसी में। अच्छा, आपने जब से खेलना शुरू किया था, शुरू से क्या विकेट कीपर ही थे? क्योंकि मैं आपके बारे में कुछ चीजें देख रहा था तो मुझे पता ये चला था कि आप इनिशियली विकेट कीपर नहीं थे। अच्छा, इनिशियली मतलब अगर प्रोफेशनल लाइफ में गए तो मैं एज अ विकेट कीपर ही आया, लेकिन जो अकेडमी की बात है ना, यहाँ हमारे एक मरहूम होते थे सर शब्बीर। अच्छा, तो मुझे नहीं पता है कि अब उस वक्त मैं अकेडमी में गया, टेप बॉल में गया था कस्टम क्रिकेट अकेडमी में, ये 2005 की बात है। तो वहीं से फिर अब मैं चल कर आ रहा, तो हमें में तो हमें सिखाया था कैप उतार के। अब जलालुद्दीन, तो जलाल भाई खड़े हुए, उन्होंने कहा जलाल ये बच्चा देखो। अब मैं आया, मैंने कैप उतारी, मैंने उनसे हाथ मिलाया, शब्बीर भाई खड़े हुए, मतलब बड़े मजे की बात है, ये आए की बात है यार, क्या वो कोच थे। तो उन्होंने कहा नहीं दोबारा जाओ। मैं डर गया, मैं छोटा बच्चा, 8-9 साल का बच्चा, मैंने कहा खैरियत। फिर मैं गया, फिर मैं दोबारा चल कर आया, जलाल ये विकेट कीपर बनेगा। अच्छा, वो वर्ड मतलब 2008-9 के वर्ड थे, चल इसको विकेट कीपर। उन्होंने जाना क्यों, इसकी जो चाल है ना वो विकेट कीपर वाली है। था मैं छोटा सा, एक छोटा, थोड़ी एजिलिटी थी, फिर मैं बस वो विकेट कीपर वहां से बना। सैफ, कैसी आपकी फैमिली की तरफ से सपोर्ट रही आपको? क्योंकि आपने अभी मुझे बताया कि आपकी जो फादर थे वो आपको लेके जाया करते थे ग्राउंड में, तो ये मुझे तो अंदाज़ा हो रहा है आपसे बात करके कि फैमिली की आपको बड़ी अच्छी सपोर्ट थी। लेकिन आप ये मुझे बताएं कि आपकी सपोर्ट कैसी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकेंडली कि कितना ज़रूरी है एक प्लेयर के लिए कि उसको फैमिली की तरफ से भी एक सपोर्ट हो? अरे मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है किसी भी प्लेयर के लिए। मेरे फादर की मुझे बहुत सपोर्ट थी, मतलब मेरे फादर मुझे याद है बस तक लेके गए। तो क्योंकि हमारी पहले रिहाइश जमशेद रोड क्वार्टर थी, क्लीटन क्वार्टर, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, तो वो अब रिटायर होगा खैर, तो घर था वहीं था हमारे पास। तो सुबह से शाम बैठना मेरे साथ, इवन के उस वक्त इतना सोशल मीडिया नहीं था, कटिंग वगैरह आती थी अखबार की मेरे पास अभी भी, मतलब वो मेरे फादर काट के रखते थे। और मुझे जो पंचुअलिटी आई टाइम की, मैं बड़ा टाइम का पंचुअल आदमी हूँ, मतलब मुझे अगर मैं अपने दोस्तों को मुझे कोई 8 बजे का टाइम देता, मैं 7:30 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगा। तो ये मेरे फादर से मुझे आई। उसकी वजह ये थी कि हमारे मैचेस होते थे, ट्रायल वगैरह अखबारों में कटिंग आती थी, फला जगह अंडर 14 के ट्रायल हैं, फला जगह अंडर 15 के ट्रायल हैं। तो वो 8 बजे का टाइम है, वो 7:30 बजे से मेरे सर पे टप टप करके मुझे शॉट बता रहे हैं ऐसे खेलना। अच्छा। मैंने कहा बाबा अभी तो टाइम है। तो फादर की मुझे बहुत सपोर्ट रही, पूरी फैमिली की थी, लेकिन फादर जाहिर सी बात है लेके जाना आना, और एक मेरे मामू, उनकी मुझे बहुत सपोर्ट रही। मतलब वो मुझे घर में प्रैक्टिस कराते थे, मतलब मुझे पहले किट बैग दिलाने वाले वो हैं, जो महंगा सामान होता था वो दिलाते थे। तो कीपिंग ग्लव्स हो गए, बल्ले हो गए, मुझे याद है मैंने स्टार्ट करके 250 रुपये एक बल्ला था उससे स्टार्ट की थी, वो भी उन्होंने दिलाया था।
तो इन दो लोगों का बड़ा अहम रोल फैमिली के हवाले से, वैसे तो आपको ओवरऑल सब सपोर्ट कर रहे होते हैं, चाहे मेरे ताया हों, ओवरऑल जितने भी लोग हों सब हैं, लेकिन ये दो लोगों का बड़ा अहम रोल रहा मेरी क्रिकेटिंग करियर में स्टार्टिंग में, कि मुझे लेके जाना, मुझे प्रैक्टिस कराना। यानी कि बेसिकली अगर मैं ये कहूँ कि आपके फादर और आपके मामू जो थे, उन लोगों ने आपके हिडन टैलेंट को पहचाना। ऐसा ही है। मतलब अगर मैं शायद नहीं लेके जाते, वो मुझे लेके जाना कोई आसान बात नहीं होती थी। अपने ऑफिस का टाइम निकालना और सामान दिलाना, चीज़ें दिलाना और फिर मेहनत करना, आधी पूरी फैमिली थी, ऐसा नहीं है, लेकिन बाइकों पे लेके जाना, तो इन दोनों को बड़ा क्रेडिट जाता है मेरे अब तक के सफ़र में और मेरी इस कामयाबी में। फाइनेंसेस के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि जो स्ट्रक्चर है हमारा डोमेस्टिक, जो लीग्स का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि आप दोनों एंड्स पे खेल चुके हैं, अंडर 19 भी खेल चुके हैं, तो पैसों में कितना फ़र्क होता है? मतलब लीग्स में हमने तो सुना है ना कि भाई लीग्स में खेलने वाले अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं, लेकिन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर क्या है? अपनी इंटरनेशनल टीम्स जो होती हैं या ये आपकी अंडर 19 टीम्स जो होती हैं, इसमें पैसों का स्ट्रक्चर किस तरीके का होता है? बिल्कुल ऐसा फ़र्क है लीग क्रिकेट और आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है। इवन इनके इंटरनेशनल और डोमेस्टिक में भी काफ़ी फ़र्क है। अब वो देखें, ये होता है ना कि मिसाल के तौर पे आप पूरे साल के अगर 30-40 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो वो आप लीग के एक महीने के इतने कमा रहे हैं, तो डिफरेंस तो काफ़ी है। बट ये है कि डोमेस्टिक में भी ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक में फाइनेंशियली एक प्लेयर के लिए अगर वो परफॉर्मेंस कर रहा है कंटिन्यूस और किसी भी पीसीबी के साथ कॉन्ट्रैक्टेड है, तो आई थिंक वो अच्छा कमा रहा है। और इवन के किसी डिपार्टमेंट में भी है तो वो अच्छा पे है। उसकी वजह ये है कि वो फिर 4 महीने का सीज़न खेलता है, उसके बाद 3-6-5 महीने वो इंग्लैंड निकल जाता है लीग क्रिकेट खेलने, तो वहाँ 20-25 लाख रुपये उसने अपने अर्न करे, सेविंग कर आ गया, तो मतलब वो साल के एक अच्छे पैकेज पे खड़ा हुआ है। अच्छा सैफ, पीएसएल के अलावा कौन कौन सी लीग्स खेली हैं? कोई चीज़ जिसमें नाम लेना चाह रहे हो? अच्छा, मैंने पीएसएल के अलावा ऐसी कोई बड़ी लीग नहीं खेली, लेकिन मैं अमेरिका वगैरह खेल कर आया। और उसके अलावा अमेरिका में क्या लीग थी जो? यूएस ओपन था। अच्छा, यूएस ओपन खेला, वहाँ की क्लब क्रिकेट वगैरह है, क्योंकि यूएस में काफ़ी फाइनेंशियली पैसा इस वक्त आ गया है, काफ़ी लोग वहाँ जा रहे हैं खेलने। एक अच्छा गेट ओपन हुआ है डोमेस्टिक प्लेयर के लिए, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, ओवरऑल दुनिया से वहाँ आ रहे हैं, तो अच्छी बात है। देखें अब देखें यूरोप में भी क्रिकेट स्टार्ट हो गई है, जर्मनी जैसी जगह पे उन्होंने टीम बना ली, तो ये एक अच्छी बात है। जितने गेट ओपन होते हैं तो प्लेयर्स के लिए आसान होता है। देखें एक प्लेयर है, वो ठीक है पैशन अपनी जगह, लेकिन ब्रेड एंड बटर भी है ना, उसका घर चल रहा है उस चीज़ से। सही बात है। सिर्फ ये कह लेना है सिर्फ एक पैशन, वो तो बिल्कुल होना चाहिए किसी भी उसमें, लेकिन इन दी एंड पैसा भी एक इम्पॉर्टेंट है चीज़। और यार पैसे का आना सैफ बुरी बात नहीं होती है, क्योंकि अगर आप जैसे दूसरे स्पोर्ट्स में देखो, फुटबॉल आप देख लो, उसमें तो खिलाड़ी अपने मुल्क के लिए कम खेलता है, लीग्स में ज़्यादा खेलता है, और जो भी पैसा वो कमा रहा होता है वो लीग से कमा रहा होता है, और वहाँ तो कंपैरिजन कोई, इवन आज भी क्रिकेट और फुटबॉल के पैसे में तो कोई कंपैरिजन नहीं हो ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ये तो फिर वाहिद गेम क्रिकेट है। अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, थोड़ा सा कमर्शियलाइज है तो इतना पैसा है, वरना और स्पोर्ट्स आप देख लेना यार, वन स्पोर्ट नेशन हो गए ना भाई। पहले किसी जमाने में हमारे पास चार चीजें होती थी, स्क्वॉश होता था, स्नूकर होता था, मतलब हॉकी तो फिर भी हम देखते थे मैचेस। अब तो मैं यही कह रहा था, अपने अब्बू से बात कर रहा था कि यार बाबा अब तो हॉकी के मैचेस आना क्या बंद हो गए या खत्म ही हो गए। तो क्या अब एक चीज मुझे बताना, एज अ क्रिकेटर और एज अ क्रिकेटिंग फैन, क्या जिस तरीके से हम लोग क्रिकेट को आगे लेके चल रहे हैं, तो तुम्हें लगता है कि हमारा जो मेयार है वो क्रिकेट का भी कुछ अरसे के बाद ऐसा हो जाए जैसे हॉकी हो गया? मेरा नहीं ख्याल होगा। इतना कोई बुरा हमारा हाल नहीं है। हम T20 भी अगर पिछली परफॉर्मेंस वगैरह देखें तो हम टॉप 1 में भी रहे हैं, इवन टेस्ट टीम में भी हम रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल ऐसा है। चीज़ें देखें अप्स एंड डाउन आते रहते हैं, और लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इतनी कमर्शलाइज हो गई, इतने स्पॉन्सर आ गए हैं, तो वो होने नहीं देंगे क्रिकेट का ये हाल। तो सैफ, पीएसएल की बेसिस पे लड़के सेलेक्ट होते हैं हमारी टीम के अंदर, पीएसएल की परफॉर्मेंस पे। आपको लगता है कि ये जो ट्रेंड आ रहा है कि सिर्फ पीएसएल की बेसिस पे किसी को सेलेक्ट कर लिया जाए और डोमेस्टिक को इग्नोर किया जाए, क्योंकि कुछ हद तक देखें ये बातें मानना, इस बात को हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते कि डोमेस्टिक को हमारे यहाँ सिलेक्शन की प्रोसेस में थोड़ा सा इग्नोर किया जाता है। तो सिर्फ पीएसएल की बेसिस पे जो लड़के आके नेशनल टीम के अंदर खेल लेते हैं, वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, तो क्या आपको लगता है कि ये तरीका सही है? अच्छा, ऐसा है कि आई थिंक जितने सेलेक्टर बैठे हुए हैं काफ़ी नाम वाले हैं और वो चीज़ को समझते भी हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है पीएसएल की परफॉर्मेंस से T20 की हद तक तो समझ आता है। मतलब ये मेरी अपनी राय, एक पर्सनल राय, तो T20 की हद तक समझ आता है, क्योंकि जाहिर है फॉर्मेट ऐसा है। और
जो PSL की परफॉर्मेंस है वो प्लेयर सिर्फ PSL में नहीं, वो नेशनल T20 वगैरह में परफॉर्म करा हुआ होता है। तो इस हद तक तो ठीक है। हाँ, अब ये नहीं कह सकते कि PSL से आप बोलें टेस्ट टीम में खिला दें, तो वो थोड़ा मेरा ख्याल गलत है। अगर ऐसा हो रहा है या हुआ, वो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि अगर मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूँ रेड बॉल और मैं वहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ या मुझे PSL का मौका नहीं मिल पा रहा, तो फिर मेरी वो वाली जो परफॉर्मेंस है वो अगर काउंट नहीं हो रही, तो समटाइम आप हर्ट होते हो। और एज अ इंसान, एज अ ह्यूमन, आप ये चीज़ सोचते हो, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर सिर्फ T20 की हद तक खेल रहा है तो इट्स ओके, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर वो गलत है, वो सिलेक्शन पे नहीं होनी चाहिए। सिर्फ PSL, सिर्फ क्राइटेरिया PSL नहीं होना चाहिए, क्योंकि असल क्रिकेट डोमेस्टिक ही है आपकी। हाँ, मतलब लॉन्गर फॉर्मेट्स में तो आपको ऑब्वियसली डोमेस्टिक को छोड़ ही नहीं सकते ना, आप कैसे छोड़ेंगे? इवन कि मैं कहूँगा कि आप लॉन्गर फॉर्मेट जो 4 डे, वहाँ से वनडे भी बना सकते हो। वनडे और क्या कहते हैं आप, रेड बॉल क्रिकेट एक ही है, तकरीबन सिमिलर ही है, बट T20 फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है। तो वो आप कह सकते हैं नेशनल T20 PSL बिल्कुल एक प्लेटफॉर्म ऐसा है, वो भी हमारी लीग है। तो वो ऐसा नहीं कि डोमेस्टिक का हिस्सा पूरा तो नहीं कहूँगा, बट है हमारी लीग ही, तो हमारी प्लेयर हैं, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है सब लड़कों के लिए। तो अभी हमने रिसेंट पास्ट में देखा कि हमारी जो टीम है, ये एक कैंप लगा आर्मी के बेस के अंदर, ठीक है, काकुल में, वहाँ पे गए, ट्रेनिंग की 1 हफ्ते 2 हफ्ते की। तो आपको लगता है कि क्या मतलब हम क्रिकेट खेलने वाले बंदे के लिए एक आर्मी या एक फोर्स लेवल के ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है उनको? अब मेरा ख्याल है वहाँ जो ट्रेनिंग हुई वो नॉर्मल वही हो रही थी, इंड्योरेंस पे काम कर रहे थे, रनिंग वगैरह ही थी। बस एक जेल होने के लिए मे भी उन्होंने किया हो कि यार लड़के एक जगह सारे जमा हो, एक डिसिप्लिन लाइफ, एक आप टाइम पे उठ रहे हो, चीज़ें कर रहे हो। और ऑलरेडी जितने लड़के वहाँ थे, मेरा नहीं ख्याल कि वो लड़के अपनी ट्रेनिंग नहीं करते होंगे या कुछ करते नहीं होंगे। नहीं करते तो वो होंगे, लेकिन मैं जो चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ ना, वो ये कि उसके बाद हमने देखा कि 2-3 लोग उस बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग, वो उनकी ज़रा फिटनेस में मसले आ गए कि उन्होंने हाई लेवल की ट्रेनिंग कर ली। अब ये नहीं पता बिकॉज ऑफ दिस हुआ या वैसे हुआ, एक बात है। तो मेरा ख्याल ये कहना है कि उसी वजह से हुआ थोड़ा गलत हो जाएगा। तो अब ये तो उन्हीं का पता लगेगा कि वो पीछे ट्रेनिंग कर रहे थे नहीं कर रहे थे। लेकिन जितनी मैंने ट्रेनिंग देखी, 2-4 चीजें मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। वो दीवार चढ़ रहे थे, तो वो बिल्कुल एक फोर्सेस वाले लेवल की ट्रेनिंग थी। अच्छा, ऑलरेडी पहले ये कैंप पहले भी लग चुका है। हाँ, पहले भी हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है। जो हमने मिसबाउल की कप्तानी थी, उस वक्त हमने देखा, काफी लोग थे उसमें। तो अब पता नहीं किस सोच से, क्या मतलब बाहर भी इस तरह के पैटर्न को फॉलो किया जाता होगा? मेरा नहीं ख्याल कि उनको मतलब आर्मी के लेवल की ट्रेनिंग करा दें। हम जो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, हमारी ट्रेनिंग एज अ स्पोर्ट्समैन या एथलीट बिल्कुल डिफरेंट ट्रेनिंग होती है। हम बहुत ज्यादा वेट पे भी नहीं जा रहे होते। हमें स्ट्रेंथ पे भी काम करना होता है, एंड्योरेंस पे भी काम करना होता है, आप अपनी एजिलिटी पे भी। और हर मैच हमारा कोई इंडिया के साथ थोड़ी हो रहा था जो हम बोलेंगे यार ये तो जंग है। तो जंग तो वैसे हर मैच है, जब आप ग्राउंड में आ गए। एक स्पोर्ट्समैन के लिए तो होनी भी चाहिए जंग है। मतलब आप उससे पूछें, मैं टेप बॉल भी खेल रहा हूँ ना, मेरे दोस्त बोलते हैं भाई सीरियस। मैंने कहा भाई वो मेरे खून में है, मैं लड़ नहीं रहा, लेकिन मैं लग के खेलूंगा। फ्रेंडली मैच भी मेरी एक आदत है, तो वो तो आई थिंक हर प्लेयर में होता है जब वो रस्से के अंदर आ जाए। लेकिन फिटनेस को क्या समझते हो आपके? फिटनेस जो है वो हमारे यहाँ क्रिकेट के लिए, क्योंकि क्रिकेट जो है वो उस लेवल वाली फिटनेस नहीं रिक्वायर्ड होती क्रिकेट में जो फुटबॉल या हॉकी या इवन टेनिस वगैरह में चाहिए होती है। यहाँ पे जो मूवमेंट है वो एज कम्पेयर टू दीज गेम्स थोड़ी सी कम होती है। तो आप कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं फिटनेस को? आप क्या समझते हैं कि कितने पॉइंट्स दिए जाएं फिटनेस को? नहीं, फिटनेस वाकई बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए फुटबॉलर भी है, इवन क्या फिटनेस, अब जैसे विकेट कीपर है उसकी डिफरेंट चीजें हैं, फास्ट बॉलर है वो अलग है, बैट्समैन है वो अलग चीज़ों पे काम कर रहा है। और सबको पता होता है, सबका पीसीबी जो भी कोचेस हैं वो एक प्लान देते हैं। अब अगर मुझसे पूछें, मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर अपनी स्ट्रेचिंग पे काम करूँ, अपनी एजिलिटी पे काम करूँ, क्योंकि मेरा डाइव में मारना काम है। मतलब मेरी जितनी मूवमेंट रहेगी, फास्ट बॉलर है उसकी इंड्योरेंस अच्छी होनी चाहिए क्योंकि उसने लंबी बॉलिंग करनी है। और जैसा आपने कहा कि फुटबॉल अगर क्रिकेट के कंपेयर करें, क्रिकेट भी देख लें, कंटिन्यूस तो क्रिकेट हो रही है, तो बहुत ज़रूरी है फिटनेस। अगर आप फिट नहीं होंगे तो फिर आप परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। और जितना आप जैसे आपने एक बात शुरू में की थी कि डोमेस्टिक कितनी इंपॉर्टेंट है, वही चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है कि डोमेस्टिक इतनी इंपॉर्टेंट है। जब आप पूरा दिन बैटिंग करते हो वो आपकी फिटनेस ही है। जब आप पूरा दिन ग्राउंड में खड़ा होना जानोगे तो आपके लिए T20 भी आसान होगा, वनडे भी आसान होगा। अगर सिर्फ T20 खेल रहे हो तो आप 4 डे नहीं खेल सकते। आप 2 घंटे सेशन करके तो दिखाओ, आपको पता लग जाएगा। तो मेरा ख्याल है फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैफ, बहुत मज़ा आया मुझे आज आपसे बात करके, और इस पूरी कन्वर्सेशन का एक एक मिनट मुझे तो ऐसा लगा कि हम लोग बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। तो बहुत एक अच्छे हमारे लेवल पे गए, और आई एम वेरी मच श्योर कि जो देखने वाले लोग होंगे
उनको भी कुछ चीज़ें इस कन्वर्सेशन से सीखने को मिलेंगी। तो जाते जाते सैफ, क्या कोई मैसेज है जो नए आने वालों के लिए आप देना चाह रहे हो, या जो नए एंट्रेंट्स हैं क्रिकेट की फील्ड में आना चाह रहे हैं या किसी भी स्पोर्ट्स की फील्ड में आना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप? थैंक यू सो मच। पहले तो आपने मुझे बुलाया, बड़ा मजा आया वाकई, ऐसा लगा कि हम कोई बहुत टाइम से साथ बैठे उठते हैं चाय के होटल पे। तो खैर, जूनियर के लिए यही पैगाम है कि भाई क्रिकेट देखें, स्टेप बाय स्टेप खेलें, जल्दबाजी ना करें। हमारे यहाँ क्योंकि बहुत होता है कि यार मैं ऊपर चले आऊँ, स्टेप बाय स्टेप खेलें और पढ़ाई को अपने साथ रखें और एक बिलीव रखें अपने ऊपर कि परफॉर्मेंस ही आपको खिलाएगी और कोई नहीं खिला सकता आपको। तो आई थिंक यही एक मैसेज है कि आप पढ़ाई को भी साथ लेके चलें और अपनी परफॉर्मेंस, अपनी मेहनत करते रहें, हार्डवर्क, और परफॉर्म करते रहें, वही खिलाएगा आपको। थैंक यू। बहुत शुक्रिया सैफ, बहुत शुक्रिया आपके यहाँ में आने का और हमें टाइम देने का। जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप कि ये एपिसोड और आज मेरी सैफ के साथ की ये कन्वर्सेशन आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और सीखने को कुछ मिला होगा। यार मुझे तो बड़ा मज़ा आया सैफ से बात करके। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो करना है। Until next time, keep learning, keep growing and keep making a difference. This is the Aam Aadmi signing off. Allah Hafiz.